हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएस राजपूत एजुकेशन में। तो साथियों, आज आप लोग देखने वाले हैं यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट, टीजीटी, पीजीटी इन सभी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले हिंदी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर। साथियों, आपका ये प्रैक्टिस सेट पेपर रहेगा और आप लोगों को हर एक क्वेश्चन का आंसर देते चलना है। ठीक है, तो चलते हैं अपन वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना समय बर्बाद किए हुए। तो साथियों, मैं हूँ आपका अपना दोस्त और होस्ट दिशा सिंह राजपूत, आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएस राजपूत एजुकेशन में। तो यहाँ पर देखते हैं आप लोग 31 नंबर क्वेश्चन। साथियों, आपका जो हिंदी का पोर्शन रहता है वो 31 नंबर से आपका 60 नंबर तक का पोर्शन रहता है यूपी टेट में। ठीक है, तो आप लोग वही आप सेट पेपर देखने वाले हैं। तो देखते हैं अपन पहला क्वेश्चन। पढ़ते समय पुस्तक और आँख के मध्य जो दूरी होनी चाहिए वो कितने इंच की होनी चाहिए, क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो आप लोग बताइएगा, अगर आप लोगों को पहले से ही इसका आंसर आता है तब कमेंट करिएगा जल्दी से। इसका राइट आंसर क्या होगा? 5 इंच, 9 इंच, 12 इंच या फिर 18 इंच। तो जो साथियों आप लोग कॉपी या किताब को पढ़ते हैं, कॉपी किताब में, तो उसमें जो आपके कॉपी और जो आँख की दूरी होनी चाहिए वो कितनी दूरी होनी चाहिए, ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो आप लोग बताइएगा इसका कमेंट करके जल्दी से आंसर। तो साथियों, इसकी जो आपकी जो मध्य आँख और पुस्तक के मध्य जो दूरी होनी चाहिए वो 18 इंच की दूरी होनी चाहिए। ठीक है, तो चौथा ऑप्शन जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मातृभाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? तो क्या पूछा गया है? मातृभाषा शिक्षण का उद्देश्य इनमें से कौन सा नहीं है, उसका आपको आंसर देना है। ठीक है, जो भी आपको राइट आंसर लगे आप लोग जल्दी से इसका राइट आंसर जरूर बताइएगा। ज्ञानात्मक उद्देश्य, सृजनात्मक उद्देश्य, रचनात्मक उद्देश्य या कौशलात्मक उद्देश्य। तो जल्दी से बताइएगा साथियों इसका राइट आंसर क्या होगा। तो जी हाँ दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा, मातृभाषा शिक्षण का जो उद्देश्य नहीं है वो सृजनात्मक उद्देश्य नहीं है। ठीक है, तो दूसरा ऑप्शन है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एनसीईआरटी का संबंध है, तो एनसीईआरटी का संबंध किससे है? आप लोगों से बोला जाता है ना बार बार, कोई भी यूट्यूबर हो, कोई भी यूट्यूबर आपको किसी भी सब्जेक्ट का प्रैक्टिस सेट पेपर कराए या कोई भी आपको पढ़ाए तो वो आपसे हमेशा कहता है कि आपको देखने वाले हैं एनसीईआरटी पर आधारित महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर। ठीक है, तो वही इसमें पूछा गया है कि एनसीईआरटी का संबंध किससे है? सर्व शिक्षा से है, प्रौढ़ शिक्षा से है, विश्वविद्यालय शिक्षा से है या विद्यालयी शिक्षा से है? तो किससे हो जाएगा आप लोग जल्दी से बताइएगा। तो जी हाँ साथियों, ये विद्यालयी शिक्षा से है इसका संबंध एनसीईआरटी का। अब आप लोग कभी नहीं भूलेंगे, आप लोगों को ये जब भी क्वेश्चन आएगा आप इसका सटीक ही आंसर देंगे, ऐसा मुझे पूर्ण भरोसा है आप लोगों पर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है? श्रव्य उपकरण है, तो श्रव्य उपकरण क्या है? रेडियो, टेलीविजन, चार्ट या चलचित्र। तो जल्दी से इसका भी आप लोग आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। तो श्रव्य उपकरण जो है वो क्या है? रेडियो है, यानी कि आप लोग रेडियो से केवल देख सकते हैं, सॉरी सुन सकते हैं, देख नहीं सकते हैं। ठीक है, और वहाँ पर जो जो भी चित्र होता है वो आपको रेडियो में दिखाई नहीं देता है, केवल आप लोग उसको सुन करके महसूस कर सकते हैं। इसलिए हमारे पास श्रव्य यानी कि रेडियो को क्या कर सकते हैं? सुन सकते हैं, और श्रव्य उपकरण में आपका रेडियो ही आता है। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पिछड़े बालकों के शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए जो उपचारात्मक उपाय है वो क्या है? आप लोगों को क्वेश्चन का आंसर देखना है, ऑप्शन देखना है और आंसर हमें कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताना है। तो साथियों, आप लोग बताते हैं, बहुत अच्छा फील होता है अपने आप में कि आप लोग वीडियो को देखते हैं और पसंद करते हैं और सभी क्वेश्चन का आंसर भी देते हैं। जब आप लोग बताते हैं कि सर हमारे 30 में से 21 नंबर हैं, 30 में से 25 नंबर हैं, या जितने भी आपके नंबर बनते हैं, हमें बहुत अच्छा महसूस होता है। तो साथियों, आप लोगों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं जो आप लोग हमें अपने नंबर कमेंट करते हैं। तो साथियों, इसी तरह आप लोग पढ़ते रहिएगा और कमेंट में हमें अपने नंबर बताते रहिएगा, ताकि हम आप लोगों को अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन आंसर प्रोवाइड करा सकें और जो आपके लिए उपयोगी हों, आपके जो एग्जाम्स होंगे उसमें उपयोगी हों। इसलिए आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में अपने नंबर ज़रूर बता दिया करें, जैसा कि आप लोग अभी बताते चलते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा कि पिछड़े बालकों के शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए उपचारात्मक उपाय है। तो ऐसे बालकों को सोचने का पर्याप्त अवसर प्रदान करना, ऐसे बालकों को कक्षा में आगे बढ़ाना, ऐसे बालकों को हतोत्साहित ना करना, या फिर आपका ऑप्शन है उपर्युक्त सभी। तो क्या होगा इसका ऑप्शन? तो जी हाँ दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा उपर्युक्त सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तक, भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तक क्या है? अनावश्यक है, एकमात्र संसाधन है, साध्य है या फिर साधन है? तो आपका जो भी आंसर सही हो आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइएगा।
भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तक क्या है? तो भाषा शिक्षण में जो आपकी पाठ्य पुस्तक होती है वो आपका एक शिक्षण का साधन होती है। उससे हमें नई नई चीज़ें प्राप्त होती हैं, ज्ञान मिलता है, उसमें सभी प्रकार का बौद्धिक ज्ञान आपको मिल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, बौद्धिक स्तर पर बच्चों में भाषा कौशल की प्रवीणता एवं व्यापकता का मूल्यांकन करने के लिए आवश्यक है समान शब्दों का अर्थ पूछना, कठिन शब्दों का अर्थ पूछना, सरल शब्दों का अर्थ पूछना, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो जल्दी से आप लोग बताइएगा इसका राइट आंसर। तो साथियों इसका जो राइट आंसर होगा आपका कठिन शब्दों का अर्थ पूछना। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? कठिन शब्दों का अर्थ पूछना। साथियों आप लोगों से एक चर्चा करनी थी, आपसे एक कुछ पूछना था। साथियों क्या आपको ये क्वेश्चन के साथ में आपको जो ऑप्शन सभी पढ़कर सुनाता हूँ, अगर आपको इसमें दिक्कत होती हो तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि सर हमें दिक्कत होती है। आप विकल्प ना पढ़कर बताएं, हम लोग पढ़ेंगे और इसका आंसर देंगे। तो अगर आप लोग चाहेंगे तो साथियों आपको ऑप्शन पढ़कर नहीं बताए जाएंगे, केवल आपको डायरेक्ट आंसर बताया जाएगा अगर आप लोग चाहें तब। ठीक है, तो आप लोग हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा अगर आप लोग चाहते हैं तब। तो प्राथमिक स्तर के बालकों को वाचन की शिक्षा इस ढंग से प्रदान करना जिससे वे खाली स्थान शब्दों का उच्चारण कर सकें। किसका? बड़े का, छोटे का, शुद्ध का, या फिर गोल का। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? तो इसका जो राइट आंसर होगा कि प्राथमिक स्तर के बालकों को वाचन की शिक्षा इस ढंग से प्रदान करना जिससे वे क्या शुद्ध शब्दों का उच्चारण कर सकें। तो आपका तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है? विविध कक्षा कक्ष में बच्चों में भाषा शिक्षण के अंतर्गत उच्चारण संबंधी दोष है, तो वो दोष क्या कहलाता है? ध्वनि तत्व, स्वराघात, इकार ओकार, या ये सभी। तो आप लोग बताइएगा इसका राइट आंसर जल्दी से क्या होगा। तो विविध कक्षा में जो बच्चों में भाषा शिक्षण के अंतर्गत उच्चारण संबंधी जो दोष होता है वो ध्वनि तत्व भी होता है, स्वराघात भी, इकार ओकार भी हुआ। इसलिए आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन वो चौथा डी विकल्प हो जाएगा, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 40 नंबर क्वेश्चन है, व्याकरण मुख्यतः कितने प्रकार का होता है? तो आप लोग बताइएगा व्याकरण मुख्यतः कितने प्रकार का होता है। ये क्वेश्चन का आंसर आपको आता है, अगर नहीं आता है तो आप लोग इसको दिमाग में फीड कर लीजिएगा दोस्तों। ये कभी भी कहीं भी कोई भी आपसे पूछ सकता है, किसी भी आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन का आंसर पूछा जा सकता है। तो व्याकरण मुख्यतः कितने प्रकार का होता है? 1, 3, 4 या 10। तो व्याकरण बताना है आपको, व्याकरण कितने प्रकार का होता है, जल्दी से बताइएगा आप लोग इसका राइट आंसर। तो साथियों आपका जो व्याकरण होता है वो 3 प्रकार का होता है। तो दूसरा ऑप्शन जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बालक में मनन शक्ति का मुख्य आधार क्या है? तो बालक में मनन शक्ति का मुख्य आधार क्या हो जाएगा? लिखना, बोलना, सुनना, या फिर भाषा। तो क्या होगा आपका शक्ति का मुख्य आधार, बालक में मनन शक्ति का मुख्य आधार? तो बताइए आप लोग इसका राइट आंसर। तो बालक में जो मनन शक्ति का मुख्य आधार होगा वो भाषा ही होगी। आप लोग भी जानते होंगे, जब आप लोग कोई भी अपने अंदर सोचेंगे या सोचने की क्षमता रखेंगे तो आप लोग भाषा के अनुसार ही रखेंगे, ना कि लिख कर सोचेंगे या बोलकर या सुनकर। तो जो मनन शक्ति होती है, जो अंदर सोचा जाता है, वो भाषा के द्वारा ही आपके द्वारा सोचा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राहुल को जब भी कक्षा में उत्तर देने के लिए कहा जाता है वह हकलाने लगता है, इसका क्या कारण हो सकता है? तो राहुल जानबूझकर ऐसा करता है ताकि उसे जवाब न देना पड़े, राहुल को सही उत्तर नहीं पता होता है, या यह राहुल की आदत है, या फिर राहुल बड़े समूह के सामने अपनी बात को कहने में मनोवैज्ञानिक दबाव महसूस करता है। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? जब आपसे भी कोई चीज़ कोई भी पूछ ले क्वेश्चन तो आप लोग भी कभी कभी हकलाने लगते हैं, तो इसका तात्पर्य क्या होता है? तो जी हाँ दोस्तों, इसका जो तात्पर्य होता है कि राहुल बड़े समूह के सामने अपनी बात कहने में मनोवैज्ञानिक दबाव महसूस करता है। तो साथियों आपने जैसा कि देखा होगा, आप लोग भी कहते हैं कि सर हम जैसे ही परीक्षा या एग्जाम हॉल में जाते हैं तो वहाँ पर सब कुछ भूल जाता है आते हुए भी। तो क्या होता है, वो आपके ऊपर एक मनोवैज्ञानिक दबाव होता है। तो साथियों आप लोगों को ये मनोवैज्ञानिक दबाव को हटाना है, अपने अंदर से डरना नहीं है। आपको जो आता है वो आपको करना है। क्यों नहीं डरना है? क्योंकि आप भी एक टीचर होने वाले हैं। तो टीचर अगर मनोवैज्ञानिक दबाव महसूस करेगा तो यार वो कैसे पढ़ा पाएगा? तो आप लोगों को मनोवैज्ञानिक दबाव अपने ऊपर बिल्कुल नहीं लाना है। जो भी बात हो वो आपको खुलकर कहना है और कभी भी शर्मिंदा नहीं होना है, ना ही अपने ऊपर अलग से दबाव महसूस
करना है। ठीक है, तो यही इसका क्वेश्चन का भी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक समावेशी कक्षा में कौन सा कथन भाषा शिक्षण के सिद्धांतों के प्रतिकूल है? तो कौन सा कथन हो जाएगा? व्याकरण के नियम सिखाने से बालकों का भाषा विकास शीघ्रता से होगा, बालक परिवेश से प्राप्त भाषा को ग्रहण करते हुए भाषा प्रयोग के नियम बना सकते हैं, भाषा परिवेश में रहकर अर्जित की जाती है, या आपका प्रिंट समृद्ध माहौल भाषा सीखने में सहायक होता है। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? 43 का आंसर। तो साथियों को समावेशी कक्षा में कौन सा कथन जो भाषा शिक्षण के सिद्धांतों के जो प्रतिकूल है वो व्याकरण के नियम सिखाने से बालकों का भाषा विकास शीघ्रता से होता है। तो ये आप लोग भी जानते हैं हिंदी में क्या रहता है, हिंदी हो या कोई भी सब्जेक्ट हो उसमें व्याकरण ही आपका महत्वपूर्ण एक टॉपिक रहता है। ठीक है, तो व्याकरण ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो असत्य है? तो आप लोग बताइएगा यार, जो भी आपका असत्य हो क्वेश्चन वो आप लोग हमें आंसर जरूर बताइएगा, पढ़िएगा, पढ़ने के बाद आप लोग जरूर बताइएगा। ठीक है, तो जैसा कि दोस्तों आपने पढ़ लिया होगा इसका राइट आंसर, तो जी हाँ दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वो बालकों की भाषा संकल्पनाओं और विद्यालय में प्रचलित भाषा परिवेश में विरोधाभासी भाषा सीखने में सहायक होता है। तो ये आपका जो ऑप्शन है वो आपका असत्य है, बाकी आपके तीनों ऑप्शन जो हैं वो सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी भाषा की लिपि का नाम है। तो हिंदी भाषा की लिपि का क्या नाम है जो लिखी जाती है? आपने देखा होगा कंप्यूटर में भी जो आपकी भाषा लिखी जाती है वो कौन सी लिखी जाती है? तब आपको कंप्यूटर का जैसे ही नाम लिया होगा तो आपने समझ लिया होगा और आंसर भी दे दिया होगा। जी हाँ, देवनागरी भाषा जो है वो भाषा की लिपि का नाम है। ठीक है, तो आपका तीसरा ऑप्शन जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो साथियों, अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है आपने अभी तक, तो दोस्तों यार लाइक ज़रूर कर दें। बहुत मेहनत से आपको पढ़ाते हैं, बहुत मेहनत से आपके साथ प्रैक्टिस सेट पेपर लाते हैं, आपसे कोई भी चार्ज नहीं लिया जाता है, निःशुल्क आपको ये शिक्षा प्रदान की जाती है, जो भी प्रैक्टिस सेट आपको लगवाए जाते हैं निःशुल्क, कभी भी आपसे कोई भी चार्ज कभी भी नहीं लिया जाएगा साथियों, इससे आप लोग निष्फिक्र रहें। तो दोस्तों आप लोग ज़रूर अपना लाइक कर दिया करें, आप लोगों का जो हक बनता है, हमारा जो कार्य है वो हम आपका कार्य करते हैं। तो दोस्तों आप भी हमारे लिए कुछ कार्य कीजिएगा, आप वीडियो को लाइक कर दिया करें, और हो सके तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लिया करें, और दोस्तों अपने दोस्तों के साथ भी इसको ज़रूर शेयर करें। आपके लाइक और सब्सक्राइब करने से साथियों हमारा भी मनोबल बढ़ता है, हमारे अंदर भी एक जिज्ञासा होती है कि क्यों ना हम अपने भाई बहनों के लिए अच्छे से अच्छा प्रैक्टिस सेट पेपर प्रोवाइड कराएं, ताकि सभी जो भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो हमेशा एक दिन सफलता को जरूर चूमें, और आप लोगों को जरूर सफलता मिलेगी साथियों अगर आप लोग इसी प्रकार से मेहनत करते रहेंगे। तो आप लोगों को जो भी समस्या होती है वो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बता दिया करें, तो आप लोगों का समाधान तुरंत किया जाता है। जो भी आप लोग कमेंट करते हैं उसका आपको तुरंत ही उसका आंसर दिया जाता है, और ये देने का हम हमेशा प्रयास भी करते हैं। तो साथियों आप लोग भी अपना फर्ज निभाइएगा, वीडियो को लाइक करते रहा करें, और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दिया करें अगर चैनल पर नए हैं तब। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 15वीं शताब्दी में इस दिन क्या हुआ था? सिखों के चौथे गुरु की मृत्यु, सिखों के प्रथम गुरु की मृत्यु, सिखों के छठे गुरु का जन्म, या फिर सिखों के 8वें गुरु की मृत्यु। तो 15वीं शताब्दी में इस दिन क्या हुआ था? तो आप लोग ज़रूर बताइएगा इसका राइट आंसर। तो सिखों के जो प्रथम गुरु थे उनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अन्नकार शब्द का विलोम शब्द आपको बताना है। तो अन्नकार शब्द का विलोम शब्द आपको आता होगा, क्या होगा? प्रकाश, सवेरा, अंधेरा, या फिर उजाला। अब आप लोग इसमें कंफ्यूज हो जाओगे थोड़े से। अन्नकार दिया हुआ है तो अन्नकार आप लोग जानते ही होंगे कि अन्नकार क्या कहलाता है। तो अन्नकार यानी अंधेरा, तो अंधेरा का आपको विलोम शब्द बताना है अन्नकार का। तो एक तो आपके सामने प्रकाश भी है, एक आपके सामने उजेला भी है, दोनों ही आपके एक ही चीज़ हैं। ठीक है, तब आप लोगों को अन्नकार दिया है तो आपको क्या देना था? प्रकाश। ठीक है, अन्नकार होता तो आपका प्रकाश आपका राइट आंसर होता, अगर अंधेरा होता तब आपका उजेला हो जाता विलोम शब्द। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखना इस चीज़ को, कभी कभी आप लोग उजाला भी आंसर टिक कर देते हैं। तो उजाला कब लगाना है आपको? जब अंधेरा
अंधेरा का आपका विलोम शब्द पूछा गया हो, अंधकार का पूछा गया है तो अंधकार का क्या आएगा, प्रकाश आएगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन डाउटफुल क्वेश्चन होते हैं और आप लोग हमेशा गलत कराते हैं डाउट में। तो अंधकार का क्या होगा, प्रकाश होगा, अंधेरा का क्या होगा, उजाला होगा। ठीक है, तो आपका पहला जो ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अमावस्या के अंधकार को क्या क्या समझा जाता था। तो अमावस्या के अंधकार को क्या समझा जाता था, कल्याण का दूत, यम का दूत, ईश्वर का दूत या शुभ एवं कल्याण का रूप। तो जल्दी से इसका राइट आंसर भी आप लोग बताइएगा। तो अमावस्या के अंधकार को जो समझा जाता था वो यम का दूत समझा जाता था, यानी कि सेकंड ऑप्शन जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि दीपावली का पर्व जो है वो कौन सा संसार लेकर आता है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। खुशियों का संसार, उपहारों का संसार, यादों का संसार या फिर गमों का संस्कार। तो जैसे ही आपने दीपावली देखा होगा, गमों का संसार आपका इसमें चला जाएगा। ठीक है, चला जाएगा। इसके बाद आपका आएगा खुशियों का, तो होता ही है। उपहारों का, तो उपहार तो अपने लिए लेना पड़ता है, लेकिन जो दीपावली पर्व आता है वो यादों का संसार लेकर आता है। तो दीपावली के दिन क्या होते हैं, अपन लोग दीपक जलाते हैं। भगवान श्री राम जो अयोध्या लौट कर आए थे उनकी खुशी में, यानी कि उनकी यादें हैं, तो यादों का संसार लेकर आता है। ठीक है, तो आपको यही टिक करना है, ना कि खुशियों का संसार या उपहारों का संसार। तो आप लोग कौन सा याद करते हैं, भगवान जो श्री राम थे वो रावण का वध करके अयोध्या वापस आए थे 14 वर्ष का वनवास पूरा करने के बाद। तो उनकी याद में अपन लोग दीपावली को दिन अपने घर के आगे दीपक जलाते हैं। ठीक है, ताकि वो ईश्वर हमारे घर भी पधारें। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, यादों का संसार, तीसरा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अयोध्या वासियों ने इस दिन दीप क्यों जलाए थे। देखो यही आपको बताया था ना कि अंधेरे से डरकर, यम की पूजा के लिए, श्री रामचंद्र के आने की खुशी में या श्री कृष्ण की आने की खुशी में। तो इसका आंसर आपने दे दिया होगा कि नहीं। हाँ, तो वही क्वेश्चन हो जाएगा, श्री रामचंद्र के आने की खुशी में। हमने आपको पहले ही बता दिया था। ठीक है, तो ये आपका तीसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। मृत्यु का देवता किसको माना जाता है, इसका भी आपको आंसर आता होगा। तो दोस्तों इसमें इस प्रैक्टिस सेट में आपके कम से कम 30 में से 25 नंबर जरूर बनने चाहिए और ज़रूर आप लोग बताएंगे। मृत्यु का देवता किसको माना जाता है, तो इसका आपको पता होगा। जी हाँ, यमदूत को माना जाता है, यम को मानते ना अपन लोग। ठीक है, तो वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। दुराचारी का विलोम है, तो दुराचारी का क्या विलोम हो जाएगा, दुष्ट प्रवृत्ति वाला, सदाचारी, पूजनीय या परमेश्वर। तो दुराचारी का विलोम शब्द आपको बताना है। तो दुराचारी यानी कि सदाचारी कैसा हो सकता है, दुराचारी। दुराचारी का विलोम बताया है तो क्या होगा, सदाचारी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आर्य समाज के संस्थापक थे। तो आर्य समाज के संस्थापक कौन थे, ये क्वेश्चन आपका पूछा भी गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा भी जाता है। तो आप लोग बताइएगा इसका राइट आंसर। जी हाँ दोस्तों, आर्य समाज के जो संस्थापक थे वो स्वामी दयानंद सरस्वती जी थे। वो कौन थे, आर्य समाज के संस्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, महोत्सव का संधि विच्छेद क्या होगा। ये क्वेश्चन का आंसर आपको आता है, आप लोग जल्दी से बताइएगा। महा प्लस उत्सव। ठीक है, महा प्लस उत्सव तीसरा ऑप्शन है आपके सामने, वही ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब आपको पैराग्राफ दिया है, इसको पढ़ करके आपको आंसर देना है। ये क्वेश्चन आपको पैराग्राफ जो आते हैं उसमें कम से कम आपके 5 से लेकर के 15 नंबर तक के क्वेश्चन आंसर पूछ लिए जाते हैं। अगर आपके सामने 5 पैराग्राफ दे दिए जाएँ तो 15 नंबर आपके संपूर्ण तरीक़ा से मिल जाते हैं। और आपको यही फ़ायदा होती है, इसमें आपको कुछ नहीं करना होता है, उसी को पढ़ना है, उसी में से आपको आंसर देना है। ठीक है, तो आप लोगों को मैंने जो पढ़ लिया है, आप लोगों को डायरेक्ट आंसर बताते हैं आपके समय के हिसाब को देखकर। तो वृथा का समानार्थक है, तो वृथा का समानार्थक क्या होता है, उचित, व्यर्थ, पाप या प्रण। तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो वृथा का जो समानार्थक है वो व्यर्थ हो जाएगा, वृथा यानी व्यर्थ। ठीक है, तो समानार्थक पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, पार्थ की क्या प्रतिज्ञा है। तो पार्थ की क्या प्रतिज्ञा है, दुष्ट को मारने की, जयद्रथ वध करने की, अस्त्र शस्त्र धारण न करने की, आग में जलकर मरने की। तो क्या होगा इसका राइट आंसर। तो पार्थ की जो प्रथा या प्रतिज्ञा थी वो क्या थी, वो जयद्रथ वध करने की थी। तो सेकंड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। शशि, रवि, शशि, अनल, अंबल, अंबर एवं मही के पर्यायवाची क्रमशः हैं। तो सबके आपको पर्यायवाची बताना है। बताइएगा आप लोग क्या होगा इसका राइट आंसर।
तो रवि का आपने जैसा कि देखा होगा सूर्य है, शशि का रात्रि है, अनल का अग्नि है, अंबल का आकाश है और अंबर का क्या है, पाताल है। ठीक है, तो आपका पहला ही ऑप्शन जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी दोस्तों, ये गलत बता दिया गया है हमारे द्वारा, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। इसका रवि का क्या होता है, रवि का तो सूर्य होता है, शशि का क्या होता है, चंद्रमा होता है। सॉरी दोस्तों, अनिल का अग्नि, अंबल का आकाश और अंबर का पाताल। ठीक है, थोड़ा सा इतना रात्रि आपके लिए दिया हुआ था, लेकिन आपका चौथा विकल्प जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कवि के अनुसार नीच को युद्ध क्षेत्र के मध्य न मारने पर पार्थ क्या शपथ लेता है, जल में मरने की, मृत्युदंड की, अस्त्र शस्त्र धारण न करने की, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा इसका राइट आंसर। तो कवि के अनुसार जो नीच को युद्ध क्षेत्र के मध्य न मारने का जो पार्थ या क्या शपथ लेता है, तो अस्त्र शस्त्र धारण न करने की वो शपथ लेता है। ठीक है, खल का समानार्थी है नायक, दुष्ट प्रवृत्ति का, योद्धा या फिर दंड। तो खल का समानार्थी आपको बताना है। ठीक है, जरूर बताइए। खल का जो समानार्थी होता है वो दुष्ट प्रवृत्ति का होना खल का समानार्थी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो साथियों, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है और आप लोग नए हैं तो यार दोस्तों ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आपसे विनम्र निवेदन है। और आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को भी ज़रूर लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ जैसे ही आपको बेल आएगा उसको ऑल नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करना है। तो साथियों, आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब किया करें। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं। तो साथियों, थोड़ा सा आप लोगों का भी फर्ज बनता है, आप लोग अपना भी फर्ज निभाइए। साथियों, हम भी आपके लिए अपना फर्ज निभाते आ रहे हैं। ठीक है, तो संसार में सबसे बड़ा दंड है, तो संसार में सबसे बड़ा दंड क्या हो जाएगा, मृत्यु दंड, अर्थदंड, अग्निदंड या इनमें से कोई नहीं। तो संसार में जो सबसे बड़ा दंड है वो मृत्यु ही दंड है। ठीक है, तो आप लोगों ने देखा होगा जो कोई भी व्यक्ति कुकर्म या कृत्य कार्य करता है, अधिक से अधिक कुकृत्य कार्य, ठीक है, घिनौना कार्य करता है, तो आप सभी विरोध प्रदर्शन करते हैं या वैसा भी मांग करते हैं कि इसको फांसी दे देनी चाहिए, इसको फांसी दे देनी चाहिए। तो संसार में जो सबसे बड़ा दंड है वो क्या है, वो मृत्यु ही दंड है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों, कैसा लगा आज का आपको प्रैक्टिस सेट पेपर, अगर पसंद आया हो तो ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आप लोग इसी प्रकार से वीडियो देखना चाहते हैं तो ज़रूर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आपको पसंद आया हो तो पसंद के रूप में आप लोग एक प्यारा सा लाइक ज़रूर कर दें। तो साथियों, आप लोग स्वस्थ रहें, खुश रहें, अपने घर पर पढ़ाई करते रहें। तो इसी आशा के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।